हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ हॉन्टिंग इन वेनिस मूवी की स्टोरी के बारे में। यह मूवी बेस्ड है एगाथा क्रिस्टी की नोवेल हेलोइन पार्टी पर और इसे डायरेक्ट किया है केनेथ ब्रेनेग ने। और इसमें लीड में है केनेथ ब्रेनेग, केली राइली, मिशेल यू, टीना फे, हेमी डोर्नन, काइल एलेन, एमा लायर्ड, कैमिलो कोटिन, रिकार्डो स्कामार्शियो, जूड हिल जैसे स्टार्स। ये थर्ड पार्ट है इस फ्रेंचाइज का। इससे पहले मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस और डेथ ऑन द नाइल मूवी रिलीज हो गई। ये मूवी एक ऐसे मर्डर पर फोकस करती है जो घोस्ट या सुपरस्टिशियस चीजों की वजह से हो रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, मूवी की स्टोरी 1947 पर बेस्ड है और यहाँ पर हम हरक्यूल पोयरो को देखते हैं। लेकिन पिछली दो मूवीज की केस सोल्व करने के बाद अब हरक्यूल पोयरो ने अपने डिटेक्टिव की लाइफ से रिटायरमेंट ले ली है। डिटेक्टिव पोयरो अब किसी भी तरह का केस नहीं लेते और अपने बच्चों को की जिंदगी आराम से वेनिस में बिता रहे हैं। और इसी आराम भरी जिंदगी में पोयरो का बॉडीगार्ड है विटाले पोर्टफोलियो, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। और विटाले किसी को भी पोयरो के नजदीक आने नहीं देता। हरक्यूल पोयरो एक मशहूर डिटेक्टिव था, इसलिए उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग अपने केस को लेकर लाइन में खड़े हैं। लेकिन पोयरो को अब किसी भी भगवान और इंसान पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब एक दिन ऐसा होता है कि विटाले पोयरो को कहता है कि सर, आपसे मिलने आपका एक पुराना दोस्त आया है। लेकिन पोयरो कहता है कि मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। तभी विटाले पोयरो को एक एप्पल दिखाता है। ये देखकर पोयरो कहता है कि ओह, तो वो ओलिवर है। दोस्तों, यहाँ पर हम अरियाडने ओलिवर को देखते हैं। पहले तो विटाले अरियाडनो को पोयरो के नजदीक जाने नहीं देता, लेकिन वो पोयरो की दोस्त है, इसीलिए वो उसे पोयरो से मिलने देता है। अब पोयरो एरियाडने से मिलता है और यहाँ पर एरियाडने पोयरो को एक सियोंस अटेंड करने के लिए मना लेती है। दोस्तों, ये सियोंस असल में एक ओपेरा सिंगर रोवेना ड्रेक के पलाजो में परफॉर्म होने वाला था, जिसे जोइस रेनॉल्ड्स नाम की एक औरत मीडियम करने वाली थी। अरियाडने पोयरो को कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो भी लोग ये मीडियम करते हैं वो ज्यादातर ढोंगी होते हैं, उनका सारा काम नकली होता है। लेकिन अभी तक मैं जॉयस रेनॉल्ड्स की किसी भी ट्रिक को पकड़ नहीं पाई और ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जॉयस जो भी करती है सब कुछ असली है, यानी कि जॉयस असली में मरे हुए लोगों से बातें कर सकती है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इन चीजों को एक सेकंड में पकड़ सकते हो। दोस्तों, अरियाडने एक राइटर है और उसने अब तक 30 मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स लिखी है और उनमें से 27 बेस्ट सेलर्स है। लेकिन उसकी पिछली 3 नॉवेल्स पिट गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमें रोवेना ड्रेक के बारे में पता चलता है और इसके साथ ही हमें उनसे जुड़े कुछ लोगों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, रोवेना की एक बेटी थी जिसका नाम एलिसिया था। रोवेना ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था और जब एलिसिया बड़ी हुई उसे एक अमेरिकन शेफ मैक्सिम से प्यार हो गया। मैक्सिम और एलिसिया बहुत ही जल्दी एंगेज्ड हो गए थे, लेकिन थोड़े ही समय में इन दोनों के बीच दरार आने लगी, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी टूट गई और एलिसिया फिर से अपनी माँ रोवेना के साथ रहने लगी। इन सभी के बाद एलिसिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वो खुद से बातें करने लग गई। उसे उसके घर में आत्माएं दिखने लगी, यानी कि वो जिस पलाजो में रहती है उसमें पहले रहने वाले बच्चों की आत्माएं दिखती थी। और इस वजह से एलिसिया जो है वो पलाजो की बालकनी से नीचे पानी में कूदकर सुसाइड कर दी थी। दोस्तों, एलिसिया जिस पलाजो में रहती थी वो पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जिसमें छोटे बच्चे, डॉक्टर्स और नर्सेस रहते थे। लेकिन उस समय पूरे वेनिस शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई और इस बीमारी में बहुत सारे लोग मारे गए और ऐसे में इस पलाजो के बहुत सारे बच्चे मारे गए और इनकी आत्माएं शायद से पूरे पलाजो में घूमती रहती है और ये आत्माएं किसी भी डॉक्टर और नर्स को इस पलाजो में जिंदा नहीं रहने देती। रोवेना का मानना था कि उन्हीं बच्चों की आत्मा एलिसिया को दिखती थी और शायद इसी वजह से एलिसिया ने सुसाइड किया। और रोवेना को एलिसिया का एक्स मैक्सिम भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि रोवेना को लगता था कि मैक्सिम ने एलिसिया को इसलिए छोड़ा था क्योंकि रोवेना और एलिसिया ज्यादा अमीर नहीं थे। और यही नहीं, अभी भी एलिसिया को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और मैक्सिम एक दूसरी लड़की के साथ है जो एलिसिया से बहुत ज्यादा अमीर है। अब पोयरो और एरियाडने रोवेना के पलाजो में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे हेलोवीन की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर इन्हें पर्दे पर एक पुरानी स्टोरी भी दिखाई जाती है जो बहुत ही डरावनी है।
इसी बीच हम ओल्गा को देखते हैं जो इस पलाजो की केयर टेकर है। वो लियोपार्ड के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम सभी बच्चों के पास जाकर क्यों नहीं खेल रहे हो। तभी लियोपार्ड कहता है कि मुझे इन चीजों में मजा नहीं आता। दोस्तों, लियोपार्ड रोवेना की फैमिली डॉक्टर लेस्ली फेरियर का बेटा है और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। लियोपार्ड अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ से डर लगता है। तभी अचानक इस पलाजो का झूमर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सभी को लगता है कि ये झूमर इस पलाजो के मरे हुए बच्चों ने गिराया है। सभी के सभी डरे हुए होते हैं और बाहर बारिश भी जोरदार हो रही होती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जॉयस की, जो यहाँ पर एलिसिया की आत्मा से बात करने के लिए आई है और जॉयस के साथ उसके असिस्टेंट डेस्डेमोना भी आई है। अब पूरी व्यवस्था की जाती है जॉयस के लिए और सभी के सभी लोग जॉयस की साइड में एक राउंड बना के बैठ जाते हैं और इनमें मैक्सिम भी थी। यहाँ पोयरो को इन सभी चीजों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने आजू बाजू की चीजों पर नजर रख रहा था और देखते ही देखते जॉयस एलिसा की आत्मा से संपर्क कर देती है और टाइपराइटर पर चीजें टाइप होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो एलिसा बताना चाहती है वो चीजें उस टाइपराइटर पर टाइप होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है और सभी के सभी लोग डरे हुए होते हैं। सभी को लग रहा था कि असली में एलिसा यहाँ पर मौजूद है। जॉयस एलिसा की आवाज में सभी से बातें कर रही थी और जब जॉयस एलिसा की आत्मा से पूछती है कि तुम्हें किसने मारा, तो टाइपराइटर में एम टाइप होता है। अब एम का सीधा मतलब मैक्सिम होता है और ये देखकर सभी लोग परेशान थे। ओल्गा को तो यकीन हो गया था कि एलिसा ही सभी बातें बता रही है और कुछ लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ फालतू चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी पोयरो ये सब कुछ बंद कराता है और उसे पता चल जाता है कि जॉयस के साथ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि दो असिस्टेंट थे। दूसरा एक हिडन असिस्टेंट इस पलाजो की चिमनी में छुपा हुआ है और वो मैग्नेटिक रिमोट से टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। ये दूसरा असिस्टेंट पहले असिस्टेंट डेस्डेमोना का भाई है। तभी सभी को पता चल जाता है कि जॉयस ढोंगी है। लेकिन अचानक जॉयस फिर से पजेस्ड हो जाती है और वो इस बार एलिसा की आवाज में सबसे बातें करने लगती है। जॉयस एलिसा की आवाज में कहती है कि मैंने सुसाइड नहीं किया, मुझे मारा गया है। ये सुन के रेवोना कहती है कि ये तो मेरी एलिसिया है। लेकिन तभी खिड़की खुल जाती है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस सियंस को तुरंत रुकवाया जाता है और अभी अभी हुई इन सुपरनेचुरल चीजों का जवाब पोयरो के पास भी नहीं था। तभी पोयरो की दोस्त अरियाड ने पोयरो से पूछती है कि क्या तुम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन पोयरो के पास इन सभी चीजों का जवाब नहीं था। ये देख के अरियाड ने खुश होती है क्योंकि वो फाइनली एक ऐसा केस अपने नोवेल में लिख पाएगी जिसे पोयरो भी नहीं सुलझा पाया। ये सब खत्म होने के बाद जॉयस और पोयरो अपने अपने बिलीफ्स पर बातें करते हैं। तभी जॉयस पोयरो को अपना मास्क और पोशाक देती है। अब पोयरो इन चीजों को पहन के पूरे पलाजो में घूमता है। तभी उसे एक कमरे में कुछ फ्रेश एप्पल्स दिखते हैं। पोयरो इन पानी में रखे एप्पल्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई तो उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश करता है। पोयरो इस हमले में ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन तभी वो अटैक कर वहां से चला जाता है और इसके तुरंत बाद जॉयस दूसरी बालकनी से एक स्टैचू पर गिरकर मर जाती है। ये देखकर सभी लोग सदमे में चले जाते हैं और सभी को यकीन हो जाता है कि इस पलाजो में बच्चों की आत्मा घूम रही है और वही ये सब कुछ कर रही है। ये देखकर पोयरे पूरे पलाजो को लॉक कर देता है और सभी को कहता है कि कोई भी इस पलाजो के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मर्डरर हम में से कोई एक है जिसका पता मैं सुबह तक लगा के ही रहूंगा। तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और पुलिस भी यहाँ पर नहीं आएगी। बाहर तूफान भी आ रहा है और जोरदार बारिश भी हो रही है और इसी तूफान में पोयरो को सभी की कहानी पता चलती है। पोयरो सबसे पहले रोवेना से बात करता है, जहाँ पर रोवेना कहती है कि मैं एलिसिया से बहुत प्यार करती थी। इसी घर में हमारा एक सीक्रेट गार्डन था जहाँ पर हम बहुत सारा समय एक साथ बिताते थे। उसी गार्डन में मैं बी फार्मिंग करती थी जिसमें से मैं बहुत सारा हनी निकालती थी। लेकिन एलिसिया के जाने के बाद मैंने उन पौधों को पानी देना बंद कर दिया और वो सभी पौधे मर गए हैं। इसी वजह से सारे बीज भी चले गए हैं और ये सब कुछ उस मैक्सिम की वजह से हुआ है क्योंकि उसने पैसों के लिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से एलिसिया मेंटली डिस्टर्ब हो गई, जिस वजह से एलिसिया को इस घर में बच्चों की आत्माएं दिखने लग गई और उन्हीं की वजह से वो मर गई।
रोवेना से बातें करने के बाद पोयरो सभी से बातें करता है और उसे पता चलता है कि जॉयस के असिस्टेंट डेस्डेमोना और निकोलस रोमानी रिफ्यूजीज है। इन दोनों का बचपन गरीबी और दुख में बीता था और जब से ये दोनों जॉयस के साथ काम करने लगे इन दोनों की लाइफ अच्छी हो गई। इनका सपना था कि बहुत सारे पैसे जमा कर कर हम दोनों अमेरिका की मिजूरी जाएंगे और वहां पर एक अच्छी लाइफ जिएंगे। डेस्डेमोना का कहना था कि जॉयस और हम नकली शंस करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते थे, लेकिन जॉयस मेरे भाई के साथ फ्लर्टिंग करके अपना काम निकलवाती थी। आगे हम फैमिली डॉक्टर फेरियर की कहानी देखते हैं, जो पहले आर्मी डॉक्टर हुआ करता था। इसी वजह से वो डिप्रेशन में था। वो लिबरेशन ऑफ बर्गेन बिल्सन वाली जंग में था, जहां पर उसके ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे सोल्जर्स बच नहीं पाए थे और उसी इंसिडेंट के बाद फेरियर डिप्रेशन में था। वो नॉर्मल भी नहीं था और वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी नहीं करता था, लेकिन रोवेना उनकी दोस्त थी, इसलिए वो एलिसे वाले केस में था। फेरियर इतना परेशान रहता था कि उसे उसका बेटा लियोपाल्ड संभालता था। लियोपाल्ड छोटा बच्चा था, लेकिन बहुत समझदार था और वो अपने पिता की देखरेख करता था। और लियोपाल्ड का कहना था कि वो इस पलाजो में बच्चों की आवाज को सुन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पलाजो में पोरो को भी एलिसिया का भूत दिखने लग गया था और उसे भी बच्चों की आवाजें सुनाई देने लग गई थी। और अब उसे भी थोड़ा भरोसा होने लग गया था कि इस पलाजो में कुछ ना कुछ असाधारण है। पूरे पलाजो में जोरदार आवाजें आने लगती है और सभी के सभी घबरा जाते हैं। बाहर बारिश भी जोर से हो रही थी और इस दौरान पोयरे और उसका बॉडीगार्ड पलाजो के तहखाने में जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बारिश की वजह से नीचे से ये आवाजें आ रही है। लेकिन तभी ऊपर मैक्सिम फेरियर को कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसकी वजह से इन दोनों में हाथापाई चालू हो जाती है। इस लड़ाई में फेरियर ऑलमोस्ट मैक्सिम को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी लियोपाल्ड उसे रोक देता है। इसके बाद फेरियर को एक कमरे में बंद किया जाता है और उस कमरे को बाहर से बंद करके रोवेना उस कमरे की चाबी पोयरो को दे देती है। इसके बाद पोयरो पलाजो के हाउसकीपर ओल्गा से बातें करता है, जो भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करती थी। ओल्गा पहले से एलिसा का बहुत ख्याल रखती थी और वो इन सियोन्स वगैरह के खिलाफ थी, क्योंकि वो पहले एक नन थी, लेकिन उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसके बाद वो रिलीजन वगैरह से दूर चली गई, लेकिन फिलहाल वो यहाँ के हाउसकीपर है। इसके बाद पोयरो मैक्सिम का इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर मैक्सिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। मैक्सिम कहता है कि मैं एलिसिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की वजह से रोवेना खुश नहीं थी। इसी वजह से उसने अपने गार्डन की वाट लगा दी थी और डच जैसी जगह पर जाके रहने लगी। अपनी माँ की चिंता में एलिसिया हमेशा खोई खोई सी रहती थी। वो अपनी मोम के पीछे पीछे भाग रही थी। इसी वजह से मुझे लगा था कि हमारी लाइफ ऐसी अनस्टेबल रहेगी, जिसमें एलिसिया अपनी मोम से ही ज्यादा प्यार करती रहेगी। और इसी वजह से मैंने हमारा रिश्ता तोड़ दिया और सभी को लगता है कि मैंने पैसों के लिए एलिसिया को छोड़ा। तभी मैक्सिम के पॉकेट से एलिसिया का फोटो गिर जाता है। ये देखकर मैक्सिम कहता है कि मैं एलिसिया से आज भी प्यार करता हूँ। लेकिन तभी अचानक पोयरो की तबीयत खराब होने लगती है। उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पोयरो अपने बॉडीगार्ड विटाले और नोवेलिस्ट अरियाडने से भी बातें करता है। यहाँ पर पोयरो को पता चल जाता है कि विटाले और अरियाडने एक दूसरे के साथ मिले हैं जब एलिसिया की मौत हुई थी, और उस केस को जिस इंस्पेक्टर ने हैंडल किया था वो कोई और नहीं विटाले ही था। इसी वजह से विटाले के पास इस केस की पूरी जानकारी थी और उसने ही इस केस की सारी जानकारी अरियाडने को दी थी और अरियाडने ने ये जानकारी जॉयस को बताई थी, जिसकी वजह से जॉयस को सारी बातें पता थी। इसी वजह से जॉयस एलिसा की आवाज निकाल रही थी और बहुत सारा नाटक कर रही थी। और सेंस के टाइम पर जो दरवाजा खोला था उसे अरियाडने ने ही एक वायर के थ्रू खोला था। उस टाइम पर एलिसिया का एक फेवरेट डॉल भी गायब हुआ था और ये काम भी अरियाडने का था। अब अरियाडने ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी पिछली 3 नॉवेल्स बिकी नहीं थी और अगर इस बार पोयरो ने इस केस को सोल्व नहीं किया तो वो किताब में लिखेगी कि पोयरो ने एक केस को सोल्व नहीं किया और ऑब्वियसली पोयरो के नाम से ये बुक बहुत बिकेगी। लेकिन अरियाडने के इस प्लान पर पानी फिर गया और पोयरो को पता चल गया कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई थी कि जॉयस और एलिसा के मर्डर में इनका कोई हाथ नहीं था। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सुन के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और सभी को पता चलता है कि किसी ने डॉक्टर फेरियर को चाकू मार दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि कमरा बाहर से लॉक था
और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ पोयरो के पास थी। उस कमरे में दूसरा एंट्रेंस भी नहीं था और मौत के वक्त वो कमरा लॉक भी था। शेरिल की मौत से उसका बेटा लियोपार्ड एकदम टूट गया था और ये देखकर पोयरो का दिमाग घूम जाता है और सभी को हॉल में बुलाता है क्योंकि उसने इस केस को सोल्व कर दिया था। सभी लोग हॉल में जमा होते हैं और पोयरो सभी को कहता है कि एलिसिया ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसे किसी ने मारा था। दरअसल एलिसिया को एक होलोसेजिनिक ड्रग रोडोडेंड्रन टोंटिनसन से पॉइजन दिया गया था और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ रोवेना का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही रोवेना ने एलिसिया को पाला था और वो अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन जब एलिसिया को मैक्सिम से प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई, ये बात रोवेना को हजम नहीं हुई, इसलिए वो हमेशा नाटक करती थी। तभी रोवेना को ये ड्रग मिला जो हनी की तरह होता है और उसी से तैयार होता है, लेकिन जहरीला है, नॉर्मल हनी की तरह नहीं होता। इसलिए रोवेना कुछ स्पेसिफिक बीज की फार्मिंग करती थी जिनसे ये ड्रग तैयार होता है। रोवेना लिमिटेड अमाउंट में ये ड्रग एलिसिया की चाय में देती थी जिसकी वजह से एलिसिया को हेलुसिनेशन होता था। इसी वजह से पोयरो को भी पलाजो में एलिसिया का भूत दिखता था क्योंकि रोवेना ने उसकी भी चाय में ये ड्रग मिलाया था, यानी पोयरो को भी हेलुसिनेशन हो रहा था। रोवेना एलिसिया को हमेशा बीमार रखती थी जिसकी वजह से एलिसिया हमेशा उसके पास ही रहती। वो बहुत ध्यान रखती थी कहीं एलिसिया पागलपन में कोई उल्टा सीधा ना कर दे। लेकिन एक रात एलिसिया का ख्याल रखने ओल्गा आती और रोवेना आराम करने चली जाती है। लेकिन तभी एलिसिया को फिर से हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है और ये देखकर ओल्गा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, इसलिए वो उसकी चाय में वही ड्रग मिला देती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में, जिसे पीकर एलिसिया की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जिसे देखकर रोवेना काफी डर जाती है। इसी वजह से वो बच्चों की स्पिरिट की कहानी बनाती है और एलिसिया को बालकनी से फेंक देती है और इसी वजह से ओल्गा को कहीं ना कहीं गिल्ट था कि मेरे देखरेख में एलिसिया मर गई। खैर, अब एलिसिया मर गई थी और उसका इलाज फेलियर कर रहा था, लेकिन वो रोवेना के प्यार में पागल था, साथ ही वो अनस्टेबल था और एक इनकेपेबल डॉक्टर भी था। पहले भी उसके इलाज से बहुत सारे सोल्जर मारे गए और इसी का फायदा रोवेना ने उठाया। अब मेंटली अनस्टेबल डॉक्टर से मौत का कारण नजरअंदाज करना रोवेना के लिए बहुत इजी था। बट प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब रोवेना के इस राज का पता किसी को पता चल गया। रोवेना को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले लिए और इस केस की डिटेल जज तक भी पहुंच गई थी। इसीलिए रोवेना ने एक सीएंस ऑर्गेनाइज कराया ताकि वो अपने ब्लैकमेलर को पकड़ सके। और जब किसी ने पोयरो पर अटैक किया वो रोवेना ही थी क्योंकि उस वक्त पोयरो ने जोइस के कपड़े पहने थे। ये देखकर रोवेना को लगा कि वो जोइस है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो पोयरो को मार रही है, वो तुरंत जाकर जोइस को मार दी और उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। लेकिन तभी रोवेना को पता चलता है कि जोइस उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, तो फिर वो कौन है? तभी उसे लगता है कि डॉक्टर फेरियर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन डॉक्टर का कमरा तो बाहर से लॉक था। इसलिए रोवेना डॉक्टर को इंटरनेट टेलीफोन से कॉल करती है और वो कहती है कि तुम अभी के अभी अपने आप को चाकू मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी जो मेरे पास है। इसीलिए फेरियर ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसको मार दिया और सभी को लगा कि किसी भूत ने फेरियर को मारा है। बेसिकली ये सभी के पीछे रोवेना का ही हाथ था और उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि सभी को लगे कि ये सारे मर्डर्स बच्चों की आत्मा कर रहे हैं। रोवेना की पोल खुल गई थी और ये सब सुन के वो तुरंत बालकनी की तरफ भागती है और उसे पकड़ने के लिए रोवेना के पीछे जाता है। लेकिन तभी उसे रोवेना के पीछे एलिसिया की आत्मा दिखाई देती है। एलिसिया की आत्मा रोवेना को खींच के पानी में लेके जाती है जहाँ पर रोवेना की डूबकर मौत हो जाती है। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया था और अगले दिन पोयरो एरियाडने से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है, लेकिन अभी तक ब्लैकमेलर कौन है ये पता नहीं चला है और वो अपने बॉडीगार्ड को भी निकाल देता है। लेकिन तभी पोयरो लियोपार्ड की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कभी अपने आप को गलत मत समझना। तभी हमें पता चलता है कि लियोपार्ड ही वो शख्स है जो रोवेना को ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों, लियोपार्ड ने पहले इस केस को सॉल्व कर दिया था अपने पिताजी के पास पड़ी मेडिकल रिपोर्ट से। लियोपार्ड को पता चल गया था कि एलिसिया की मौत जहर की वजह से हुई है और इन चीजों को पिताजी ने मिस कर दिया, लेकिन उसे पैसे इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपने पिताजी का इलाज करा सके। दोस्तों, लियोपार्ड कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो तो बस एक कातिल को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ा गिल्ट था। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि
जिसकी वजह से उसके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है और लेयोपाल्ड से कहता है कि तुम इन पैसों से अपना करियर बनाओ। अब लेयोपाल्ड का घर ओल्गा रहेगी और इन्हीं पैसों में से कुछ पैसों से डेस्डेमोना और निकोलस को मिजूरी भेजेगी। इधर सब कुछ ठीक हो चुका था और अभी से पोलैंड ने नए केस लेना शुरू कर दिया था और वो अपने रिटायरमेंट से वापस आ गया था। लेकिन मूवी के एंड तक हमें ये पता नहीं चलता कि क्या सच में रीसेल की आत्मा उस घर में थी। तो दोस्तों ये थी अ हॉन्टिंग इन वेनिस। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई। आपको हमारी वीडियो और ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Come with me to a seance. Spot the con I can't.